महाराष्ट्र में अब स्थिति जो है वो लगभग साफ हो चुकी है। महायुति गठबंधन जो है 229 सीटों पर लीड कर रही है और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी अपनी सीट से बम्पर वोटों के साथ जीत रहे हैं। इसके साथ ही जैसे कि हम देख रहे हैं भाजपा जो डबल से भी ज्यादा सीटें जीती है। क्या लगता है कि भाजपा का सीएम बनेगा यहाँ पर? क्या देवेंद्र फडणवीस को 2019 के बाद 2024 में भी दोबारा दोहराया जाएगा? देखिए, जैसा देखा गया है अक्सर आप इस सवाल का जवाब इसमें छिपा हुआ है कि अभी से पहले जो 3 बार के जो चुनाव हुए थे, चाहे वो एमपी का चुनाव हो या फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या फिर राजस्थान का चुनाव हो, क्या हुआ था उस चुनाव में? हमने आपने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी ने चौंकाया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार जो चौंकाया भी जा सकता है। वैसे फडणवीस के ऊपर कहा जा रहा है, लेकिन जो एमपी के अंदर में किस तरीके से मामा को हटा करके सेंटर में भेज दिया गया था और वहां नया चेहरा लाया गया था, तो हो सकता है मे बी कि वही फडणवीस सीएम बने, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि कोई नया चेहरा भी आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से 2019 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, तो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। जब उनको सीएम पद की शपथ दिलाई गई तो उस माहौल में उनके खिलाफ एक विरोध जताया जा रहा था। लेकिन अगर अब हम बात करें 2024 की, और उनके वीडियोस तमाम ऐसे सामने आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता उनके ऑफिस में मौजूद है, माला साफा पहनाकर उनको बधाई दी जा रही है। ये नहीं लगता कहीं ना कहीं कि 2019 के बाद 2024 के देवेंद्र फडणवीस में काफी फर्क है? उन्होंने जो अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उसको भी काफी हद तक कम कर लिया है और अब फिलहाल जो वो है उन्होंने एक काफी ज्यादा शानदार कमबैक किया है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप ये चीज देख रही हैं कि आज के तारीख में जो अभी दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है, बीजेपी 125 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो नंबर है 125 का जो नंबर है, ये पूरे एमवीए से दुगुना नहीं तिगुना है। मतलब कि एमवीए के अंदर में आप देखेंगी तो शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे हैं और क्या बोलते हैं ना कि तीसरे कांग्रेस पार्टी है, और तीनों मिलाकर के 53 सीटों पर, यानी कि ऑलमोस्ट 50 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ में बीजेपी जो है 125 सीटों से ज्यादा लेकर के आ रही है। मतलब 145 का जो जादुई आंकड़ा है वो छूने वाली है। तो ये जो ग्राफ है, ये जितना बीजेपी को जो बढ़ा है, इसका सारा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को ही जाता है, क्योंकि जो माना जा रहा है कि वहां के लिए बैकबोन जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन यह भी आप नहीं कह सकती है कि वो ही सीएम बनेंगे, ऐसा यह भी दांव नहीं खेला जा सकता, नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एमपी के अंदर में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से मामा को, जो मामा कहते हैं, उनको सीएम बनाया गया था और वो माना जा रहा था कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन उन्हें कहां भेज दिया गया? सेंटर में भेज दिया गया। तो उसी तरीके से यहां देख सकते हैं कि यहां भी ऐसा 100% नहीं हम लोग कह सकते हैं कि फडणवीस को ही सीएम बनाया जाएगा। वहीं शिंदे की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे को जहां तक मुझे लग रहा है कि एक तरीके से साइड लाइन कर दिया जाएगा और उनकी मजबूरी भी बन जाएगी कि चुपचाप रहना, जो भी मंत्रालय मिल जाए। अभी जैसे कि भाजपा को बहुमत मिल रही है और सीटें काफी ज्यादा बढ़ी है। अगर हम बात करें 2019 की, तो भाजपा को जितनी सीटें मिली थी वो थी 102। अब 2024 में भाजपा की सीटें बढ़ गई हैं और 125 समथिंग उसको कुछ सीटें आई हैं। मतलब इस समीकरण से क्या हो सकता है कि जैसे कि 26 नवंबर की अगर हम बात करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल है भंग होने वाला है, तो भाजपा, शिवसेना और एनसी के पास अब सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे का टाइम है कि वो किसको अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। क्या ऐसा हो सकता है जिस तरीके से शिंदे गुट के नेता 2019 में अलग होकर भाजपा के साथ आए थे, तो क्या इस बार अगर शिंदे को साइडलाइन किया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि वो वहां से अलग होकर वापस से किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करें या सरकार तोड़ने की कोशिश करें? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आंकड़ों पर अगर हम गौर करेंगे, जो नंबर है
वो नंबर बहुत दूर का आंकड़ा। ये चीजें कब हो सकती है पॉसिबल, जहां तक लगता है जैसे अगर करीबी मुकाबला रहता है। 145 जो जादुई आंकड़ा है, मान लीजिए आपकी 145 नहीं 160 नंबर आते हैं, मान लीजिए बीजेपी को आ जाते हैं, ठीक है, मतलब महायुति को आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ में उसके आसपास भी अगर विपक्ष रहता है, जैसे 130 है, तो वहां पर थोड़ा सा मामला टाइट होता है कि इधर उधर भागने का होता है। यहां पर ये है कि भाग करके जाएंगे कहां, सबसे बड़ी बात तो यही है, कहां जाइएगा आप अपने विधायक को लेकर के, कितना मतलब सरकार तो नहीं पलट सकते हैं ना। इस पर एक और दिलचस्प बात याद आ रही है, चुनाव से पहले, नतीजों से पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए गए थे। बारामती में, पुणे में उन्हें कहा गया था कि विकास का वादा अजीत पवार दादा, इस टैगलाइन के साथ तमाम ऐसे पोस्टर लगाए गए थे। क्या लगता है कि अजीत पवार भी रेस में, हालांकि ये बेझिझक ये कोई बात है ही नहीं कि अजीत पवार कहीं भी रेस में है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए, पोस्टर राजनीति की जा रही है, वो भी नतीजों से पहले की गई थी, इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि देखिए इस पर जो है ना, मुझे एक बहुत अच्छा जो है ना रिदम याद आ रहा है, लेकिन उसको नहीं कहेंगे। कहा जाता है कि न घर का न घाट का, समझ गई होंगी। एक और भी कह सकते हैं इसमें, मुंगेरी लाल के सपने। हाँ, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि न घर का रहा न घाट का रहा। कुछ ऐसी ही स्थिति है अभी के लिए, आप कह सकती हैं कि अजीत पवार की नजर आ रही है। नवाब मलिक वाला जो मामला था जिसपे वो बीजेपी से भिड़े थे और उन्होंने, पता भी नहीं चला था और उन्होंने टिकट दे दिया था, बीजेपी को पता भी नहीं था, हाईकमान को उन्होंने टिकट दे दिया था, वो भी बड़ा मुद्दा बना था अपने आप में। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वो ये देखेंगे आप कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया गया था योगी आदित्यनाथ के जरिए, उस नारे को सबसे पहले जो पार्टी में जो महायुति है उसके अंदर सबसे ज्यादा अपोज अगर किसी ने कहा किया था तो वो थे अजीत पवार। उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा था कि इस तरह के जो बयानबाजी है ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। एक और चीज़ अगर हम कहें कि जैसे कि मैंने कहा कि 72 घंटे अब सिर्फ हैं गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए, क्या लगता है कि 2019 वाली सिचुएशन फिर से रिपीट हो सकती है क्या? मतलब ये अगर आपसी तालमेल नहीं बैठता है या खींचतान होती है पार्टियों में, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे खींचतान होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। आप देखेंगे कि जैसे मतलब जितनी मेजोरिटी के साथ आ रही है बीजेपी, तो बीजेपी एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे अभी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि क्या शिंदे फैक्टर यहाँ पर, शिंदे समर्थक जो हैं, या शिंदे कहीं ना कहीं ये चीज नहीं कहेंगे कि जिस तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी को लेकर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद, जैसे कि हमने देखा 13 सीटों से 1 पर आना, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही बड़ा फर्क है 5 महीने के अंदर अंदर भाजपा ने। और ये कह सकते हैं कि शिंदे की ऐसी मेहनत रही है, ऐसी योजनाएं वो लेकर आए हैं जिसके चलते भाजपा हो या शिवसेना हो, इनका गठबंधन है, आज बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। क्या शिंदे अपने सीएम पद की दावेदारी पेश नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है कि वो चुप्पी साध लेंगे। क्यों चुप्पी साधेंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि नंबर गेम जो चल रहा है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। यहां पर नंबर आपके पास नहीं है, आप चुपचाप सटे रहिए वरना हट जाइए, और हटने से उनको पता है कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब जो एक तरफ कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है। आप ऐसे या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है ना अभी उसके हाथ में कमान है, वो जिसको चाहे आगे करे, और जिसको आगे करेगी वो सबको मानना पड़ेगा चुपचाप। ये तो नंबर गेम है बस जो दिख रहा है। क्योंकि जो एक चीज है कि बीजेपी जो महाराष्ट्र में अब आ रही है जितने मेजोरिटी के साथ, अगर अकेले एक पार्टी को इतनी सीटें आ जाती हैं, 145 का जादुई आंकड़ा पार कर लेती है, तो एक 20 साल से 24 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। मतलब 24 साल से आज तक महाराष्ट्र के अंदर में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक अकेली पार्टी जो है वो सरकार बना ली हो। गठबंधन की ही सरकार बनी है ना हमें 24 सालों से, लेकिन ये रिकॉर्ड टूट सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है वाले हालात हैं अभी। जी,
और ऐसा मतलब 1995 के बाद जैसे कह सकते हैं कि कोई अगर एक पार्टी इतने ज़्यादा सीटों से जीत रही है तो वो भाजपा ही है। मतलब मैं ये अगर हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसे बड़े रीजंस रहे होंगे जो भाजपा है अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कम करने 5 महीने के अंदर अंदर कम कर चुकी है। क्या दाव खेला, चाहे वो राजनीतिक सियासी समीकरण हो या फिर वोटों की राजनीति हो या फिर हिंदू वोट बैंक को साधना हो, क्या ऐसा काम उसने किया या क्या ऐसे जादू चले जिसकी वजह से 5 महीने के अंदर अंदर बीजेपी का जो सीट शेयर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव 2024 देखना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र की 48 सीट हैं, 48 में से 23 सीटें बीजेपी के पास थी, अकेले बीजेपी के पास थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए तो 23 से कितनी सीटों पर आ गई? बीजेपी जो थी वो सीधे 9 सीटों पर आ गई। तो 9 पर आ गई, और जहां कांग्रेस जो थी 1 पर थी वो 13 पर पहुंच गई 2024 के चुनाव के बाद। तो कहीं ना कहीं जनता जो थी वो एक तरह से बीजेपी से नाराजगी थी, ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरी बात ये थी, तो इस 5 महीने के गैप में जो उसके बाद जितने ड्यूरेशन मिले बीजेपी को, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया ग्राउंड लेवल पे। जिस तरीके से जो नाराज थे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, ये साफ सीधे तौर पे हिंदू की जो ध्रुवीकरण हो रहा था उनके वोटों के अगेंस्ट में, उसको पाटने के लिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरी जो वोटों के से याद आया कि जिस तरीके से 2019 के चुनाव हुए या लोकसभा का चुनाव कह सकते हैं हम, तो कहीं ना कहीं वो वोट जिहाद भाजपा ने यहाँ पर किया और उन्होंने ये मैसेज देने की महाराष्ट्र की जनता को कोशिश की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस के कहने पर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समर्थकों ने उन्हें वोट दिया है। तो एक तरीके से हिंदुओं के दिमाग में ये डालने की कोशिश की गई है कि जो मुस्लिम है वो यहाँ पर ज्यादा एक्वायर कर रहे हैं या ज्यादा वहां पर उनको टारगेट किया गया। तो इस तरीके से हिंदुत्व कार्ड और साथ में वोटों को साधने में जो भाजपा मुझे लगता है यहाँ पर इस वजह से कामयाब हुई है, ये दिखाते हुए कि अगर अब हिंदू एक नहीं होगा तो कब होगा। फिर जैसा आपने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी हो, वो तमाम अपनी रैलियों में एक ही नारा दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, जो कहीं ना कहीं जो बिखरा हुआ वोट बैंक था पार्टी का, तो वो एक साथ सिमटता हुआ नजर आया, जो सबसे बड़ी वजह फिलहाल इस बार के विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है महायुति की जीत का। बिल्कुल ये माना जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि बहुत सारे ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं चीज़ों की वजह से बीजेपी की जो है वो जीत हुई है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हैं जैसे बीजेपी को अच्छी तरह से पता था कि कैसे भुनाना है किन चीज़ों को। जैसे आप एक चीज़ गौर करेंगी तो लाडली बहन, उसको बहुत इंपॉर्टेंस, लोग दूर से देख रहे हैं कि ये एक योजना है, ऐसे मत देखिए इस चीज़ को। आप ऐसे देखिए कि हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में मेरा घर है, मेरी बहन है और हम लोग घर में, मेरी बहन को कुछ नहीं है, 1500 रुपए आ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो हम मान लीजिए कांग्रेस सपोर्टर है, लेकिन मेरी बहन को अगर 1500 रुपए वहां से आ रहे हैं, क्या बोलते हैं कि बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, तो उसको अगर ये डर बैठा दिया जाए या ये डर हो जाए कि बीजेपी की सरकार जा रही है तो ये 1500 रुपए आने बंद हो जाएंगे, भले अगला कांग्रेस कितना भी वादा करे कि हमें 2100 रुपए देंगे या कुछ भी देंगे, लेकिन जो अभी हाथ में मिल रहा है बहुत ज्यादा, एग्जैक्ट ये जो था ना, ये मेनली ये भी बहुत बड़ा एक तरह से रहा है रीजन जीतने का। और दूसरी तरफ एक चीज जो है ना कि वोटों का जो ध्रुवीकरण हो रहा था उस पर भी बीजेपी ने अच्छा खासा काम किया, मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश नहीं की और एक तरफ में आकर के एक तरफा हिंदू वोटों पर फोकस किया, इसी वजह से इस नारे को दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट भी मिला। इसके साथ ही एक और कारण जो हमने जैसे कंटिन्यू अगर हम देख रहे थे चुनाव को या फिर उनकी रैलियों को अगर ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जो आरएसएस है वो भी इस बार के चुनाव में काफी एक्टिव रहा। जिस तरीके से यूपी लोकसभा के नतीजे आए और उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत लग रहा था कि कांग्रेस जो है अपना वर्चस्व वापस पा रही है, तो आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया। आरएसएस के तमाम जो छोटे दल हो, चाहे वीएचपी कहें या बजरंग दल कहें या किसान संघ हो या फिर मजदूर संघ हो, सभी छोटे छोटे दलों ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है, घर घर जाकर भाजपा महायुति के लिए प्रचार किया है और 100% मतदान देने की अपील की है, जिसके भी कारण बहुत से लोग जो हैं वो उनको कामयाब हुए हैं बूथ तक लाने में, मतदान को बढ़ाने में महायुति के प्रति। ऑफ कोर्स
ऐसा हुआ है, आरएसएस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। और सबसे बड़ी बात जो देखेंगे ना आप, जो एक बात कही कांग्रेस की बात, जैसे कांग्रेस जो है ना, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर देखा गया है कि वो फोकस्ड होकर के रह गई एक तरह से, एक ही मुद्दे को लेकर के, संविधान और फिर अडानी और इस सब मुद्दे पे ही फोकस्ड होकर के रही। एक तरह से गौर करने वाली बात यही है कि पूरी तरह से फोकस्ड रही, जिसकी वजह से उसको भी नुकसान हुआ। एक तरह से ऐसा नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने कि ये जो है ना, मतलब कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मतलब कि वो जो करेगी मुसलमानों के लिए करेगी, हिंदू के लिए कुछ नहीं करेगी। इस तरह का नैरेटिव सेट किया, जिसकी वजह से इसको, कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपने देखा होगा झारखंड का जो एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग घुसते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें टोपी पहने हुए दिखाया गया। तो एक तरह का नैरेटिव महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं ये चीजें सेट थी कि मुसलमानों को ही सपोर्ट करेगी, मतलब कांग्रेस पार्टी आती है तो मुसलमान का वर्चस्व हो जाएगा, इस तरह का नैरेटिव सेट किया। तो ये भी कहीं ना कहीं फायदा किया। और आरएसएस की जहां तक बात है, तो आरएसएस ग्राउंड लेवल पर जो है काम करी है इस बार महाराष्ट्र में अच्छा, जिसकी वजह से फायदा मिला है। इसके साथ ही जैसे कि अमित शाह जो हैं, उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट संभाला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम रैलियों में हिंदुत्व का नारा दिया। तो मिली भगत से सभी नेताओं ने अपना काम किया। शिंदे एक तरफ नई नई योजनाएं, लोक लुभावन योजनाएं लेकर आए, जिससे कि महाराष्ट्र की जनता को साथ सके। नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री हमारे, वो रैलियों में हिंदुत्व का नारा देते गए, एक है तो सेफ है। दूसरी तरफ तमाम कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया। तो ये ऐसी तमाम वजहें रही हैं जो ये महायुति के जीत का कारण है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, जिस तरीके से हाइप महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बनाया गया है, झारखंड पर जो बात है वो बहुत ही कम की जा रही है, जबकि झारखंड पर बात होनी चाहिए क्योंकि वहां पर नक्सलवादी ज्यादा है, वहां पर वोटिंग करवाना बेहद मुश्किल है। तो इस पर क्या कहेंगे? अभी एक वीडियो भी हाल फिलहाल में वायरल हो रहा था, जहां पर जेएमएम की जैसे ही सरकार बनती हुई नजर आई, तो नक्सल जो है वो वहां पर जश्न मना रहे थे इसका। देखिए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से, ये भी एक तरह से बीजेपी का नैरेटिव ही सेट किया गया है। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि नक्सल जश्न मना रहे थे और ये चीज़ें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो चीज़ें सेट किया गया है। एक उग्रवादी जिस तरीके से बता रहे थे, और जो आपने देखा होगा कि हेमंत विश्व शर्मा आसाम के सीएम हैं, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए, जैसे अब्दुल करीम, इस तरह के मुसलमानों को टारगेट करते हुए उन्होंने बयान दिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को बांटने की कोशिश की। ये जो मामले होते हैं, जैसे कि कोई घुसपैठ हो रहा है या घुसपैठिए हैं, वो मामला एक तरीके से देखने का है, वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे उसको काम करने का है, उसको भाषण में ला करके नहीं काम करने का है, उस पर पॉलिटिक्स करना अलग चीज़ है और उसको हटाना एक अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है कि उस तरीके से कहना कि वहाँ पे ये चीज़ें थी और ये है, मान लीजिए हैं, ठीक है, लेकिन तो उसको ग्राउंड लेवल से आपको हटाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन उसको आपको उसी तरीके से निपटाना पड़ेगा, ना कि भाषण के थ्रू आकर के करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें ये चीज़ें बीजेपी को नुकसान कर गई हैं, और ये नुकसान से मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जीत से ज़्यादा झारखंड के अंदर जो बीजेपी की हार हुई है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। अब बोलेंगी कैसे नुकसानदेह है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और बिहार का चुनाव जो है, बिहार के मुद्दे हो या झारखंड के मुद्दे हो, ये दोनों हाँ मिलते जुलते मुद्दे रहते हैं, जैसा आपको भी पता है कि मिलते जुलते मुद्दे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के चुनाव का असर जो है वो बिहार पे भी पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक साथ 2 राज्य बीजेपी के हाथ से निकल सकता है। तो ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड का जो चुनाव है वो एक तरह से भारी पड़ चुका है बीजेपी के ऊपर। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो थे वो जेल गए थे, जिस टाइम में देखा था हमने, आपने देखा ही था कि जेल वो जिस टाइम में गए थे, तो वो उसके बाद जेल से रिहा होकर के आए। फिर उनके जो सबसे विश्वास पात्र, हाँ चहेते भी कह सकती हैं, चंपई सोरेन थे, उनको सीएम उन्होंने बना दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही निकल के आए, फिर उसके बाद क्या हुआ सबको पता है, आपको भी पता है कि क्या हुआ, कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मतलब लिया गया उनसे एक तरह से, इस्तीफा लेने के बाद वो कहाँ चले गए, बीजेपी के खेमे में चले गए। और बीजेपी में जाने के बाद क्या हुआ, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं फायदा एक तरह से हेमंत सोरेन को मिला है, सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं मिला है, साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है।
अब ईवीएम की बात करें तो ये बड़ा ही दिलचस्प है कि चुनाव होते हैं, चुनाव के नतीजे आते हैं और फिर विपक्षी पार्टी जो है ईवीएम पर हार का ठीकरा देखिए फोड़ने अभी लगती जो है। सबसे बड़ी चीज जो नजर आ रही है, जैसे स्वरा भास्कर का मामला। जी, स्वरा भास्कर जो हैं उनके पति हैं जो फहाद खान, फिलहाल वो अपनी सीट से हार गए हैं। हाँ। दोनों ने आरोप लगाया है कि 99% चार्ज कैसे हो सकती है वोटिंग के ऑफ बाद। कोर्स ये सवाल उठना लाजमी भी है। देखा जाए तो उन्होंने जो सवाल उठाया है वो कहीं ना कहीं सही भी कहा जा सकता है कि इन चीजों पर इसी को जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, वो चीजें हो ना हो वो चीजें अलग मैटर है, लेकिन जवाब देना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक विश्वास बना रहे। ये समझ नहीं आता कि भाजपा जो कहते हैं ये लोग जो हार जाते हैं चुनाव के बाद, तो ये झारखंड में अगर ईवीएम की सेटिंग होती या पूरा रचा रचाया खेल होता या ईवीएम मशीनें भाजपा की कैद में होती तो झारखंड में भी चुनाव जीत सकती थी भाजपा। ऐसा ही क्यों कि जिस राज्य में विपक्षी पार्टी हार जाती है उसी राज्य की ही ईवीएम वोटिंग मशीनें खराब निकलती है, तो वो ऐसा जो आरोप है वो झारखंड में क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए पॉइंट वो नहीं है कि कहाँ आरोप लगा रहे हैं कहाँ नहीं लगा रहे हैं, पॉइंट ये है कि क्या आरोप लग रहे हैं। मेन उस पर गौर करने वाली बात है। जिस तरीके से सौरा भास्कर ने बताया कि 99% बैटरी थी, फिर उसके बाद जैसे ही वो लगाया गया उनको वोट जाने लगा, जो भी इल्ज़ाम है उसकी सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। इसकी सफाई वैसे जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में आरोप लगाए थे, राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम इसके जांच के लिए जाएंगे, उसमें भी उस वक्त भी चुनाव आयोग ने इसको लेकर एक साइंटिफिक रीजन दिया था, अपनी पूरी सफाई पेश की थी, एक लेटर भी दिया था, लेकिन बार बार जमीनी स्तर पर काम ना करने का कारण उनकी हार होती है, लेकिन ठीकरा वो हमेशा ईवीएम पर फोड़ते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें तो होती है, नहीं होती है, ये चीज़ें मानी जा सकती है और कहा भी जा सकता है कि होता है। और ज़मीनी स्तर पर जैसे काम करने वाली बात है तो वो हरियाणा का जो पैटर्न देखा गया था वो एकदम अलग था। जी। वहाँ क्या हुआ था, किसानों का मुद्दा था या पहलवानों का मुद्दा था या जो भी मुद्दे थे, वो मुद्दे कहीं ना कहीं एक ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे थे और उस पर जो है एक तरह से माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत करके आएगी, लेकिन कांग्रेस की हार हुई। लेकिन उस टाइम में इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ईवीएम के ऊपर जो है सवाल उतने नहीं उठे थे, एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जवाबदेह तो होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के, ईसीआई को तो जवाबदेह होना पड़ेगा ताकि लोगों में विश्वास बनी रहे इस चीज़ की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे देखें तो मुझे एक बहुत ही पुरानी बात याद आ रही है। जैसे अभी ट्रेंड में भी ये चल रहा था, लोगों को भी लग रहा था कि हमेशा क्या होता है कि जब महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन की लहर बनती है। जैसे कि 2000 हम बात करें 1995 के बाद जहां पर 71% वोटिंग हुई थी, उसके बाद जब सबसे ज़्यादा वोटिंग 2024 में हुई है 65%, तो ऐसा कहा जा रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, एमवीए शायद सत्ता में आ सकती है, लेकिन ये इससे जो चुनावी नतीजे हैं वो उलट रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता काम आएगी। उद्धव ठाकरे का जिक्र हो तो कंगना रनौत का याद आना तो लाजमी है। याद होगा इस चुनाव में जो है मुझे लगता है कंगना रनौत जो है ना वो सबसे ज़्यादा खुश होगी जब उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई थी और जब उनके घर को तोड़ा गया था। अब जिस तरीके से एमवीए पिछड़ी है वो भी इतनी कम सीटों के साथ, कंगना रनौत फिलहाल इस वक्त बहुत खुश होंगी भाजपा की जीत से। जी जी बिल्कुल, वो चीज़ें तो साफ है, जिस तरीके से उनके घर को तोड़ा गया था और उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया था, इल्ज़ाम लगाया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आई थी। और अब जो रिजल्ट आया है तो सबसे ज़्यादा खुशी कंगना रनौत को हुई होगी, ये चीज़ें तो मानी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, जो संजय राउत ने भी अभी बयान दिया था कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन हार का जो ठिकरा है एक तरह से फोड़ना सही नहीं है, उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए। मतलब हमेशा ऐसा क्यों होता है कि चुनाव खत्म होते हैं और किसी न किसी नेता की तरफ से ये बयान जरूर आता है कि ईवीएम में गड़बड़ी रही होगी। संजय राउत कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के सभी एमएलए एक साथ जीत रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी तीनों, अजीत पवार हो या फिर शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस, तीनों एक साथ
आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि जनता जानती है कि हम काम करने वाले हैं, मतलब शिंदे कह रहे हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब धन्यवाद एक तरह से दे रहे हैं और बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन तीनों एक साथ बैठे तो हुए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि तीनों में से सीएम कौन बनने जा रहे हैं? देखिए, भाजपा के पैटर्न की बात करें, हमेशा हम जिन चेहरों के नाम सोचकर रखते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, तो एक चेहरा जो सबके न्यूज वेबसाइट पर देखो या तमाम टीवी चैनलों पर जो लिस्ट दिखाई जाती है चेहरों के नामों की, हमेशा भाजपा उसके विपरीत चलती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे हो या तमाम ऐसे नाम थे उस वक्त में, लेकिन भाजपा एक ऐसा चेहरा लेकर आई जिसका नाम आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा। हाँ, अभी जो देखिए बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं अब तेरा क्या होगा शिंदे, मतलब कि एकनाथ शिंदे को पर टारगेट कर रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि वो शिंदे की कुर्सी छीनी जाने वाली है, छीनी जाने वाली है। और जहां तक मेरा अपना मुझे जो लग रहा है ना कि बीजेपी कोई ठिकाना नहीं है कि एक नया चेहरा लेकर के आ जाए। अभी कितने 72 घंटे है ना, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के बहुत सारे ऐसे विवाद रहे हैं। हो सकता है कि भाजपा अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर से विवादों में आए या फिर लोगों के प्रति भाजपा का जो अभी जिस तरीके से समर्थन मिला है वो घटता हुआ नजर आए। हाँ, ये भी हो सकता उनकी है। अगर हम बात करें उनकी पत्नी की भी, जो हाल फिलहाल में उनकी रील्स भी है, जो काफी, ये मुद्दा हालांकि डिस्कस करने वाला नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विवादों से घिरे हुए रहते हैं, चाहे वो अपनी बीवी की वजह से हो या पिछले अगर हम इतिहास को देखें तो उनके ऊपर कोई ना कोई विवाद मामला तो बहुत ज्यादा बड़ा था। जब कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया था जिस तरीके से कि रील बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था वो वीडियो, हम सब ने देखा है। लेकिन जो अभी जो मेहनत जो अभी रिजल्ट जो आपको सामने दिख रहा है, कहते हैं ना कि सफलता इतनी खामोशी, अरे ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो देवेंद्र फडणवीस का कुछ ऐसा ही अभी हाल है कि उनकी जो ये सफलता है बता रही है कि उन्होंने कितनी मेहनत की। देखिए, एक चीज तो मानी हुई बात है कि बीजेपी को अभी जितनी सीट आई उसका A to Z क्रेडिट, A से लेकर के Z तक क्रेडिट जाता है तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को। तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है वो सीएम की कुर्सी के लिए 90% चांसेस है कि वही बनेंगे, कि 10% इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि बीजेपी का कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी हमेशा से चौंकाती रही है किसी भी राज्य में आने के बाद। और बीजेपी हमेशा वही सीएम चेहरा चुनती है, वो सभी जाति समीकरण को साधने के लिए, ओबीसी हो, दलित हो, सभी जातियों को साधता हुआ एक फॉर्मूला तय करती है कि जिससे मेरे सारे वोटर्स खुश रहे, और फिर उस हिसाब से एक फॉर्मूला बनाकर अपना सीएम तय करती है। वो ऐसे रैंडमली किसी को भी बनाया नहीं जाता है, ये पूरी सोचा समझा जाता है। लेकिन फिलहाल अगर इस बार की बात करें तो बीजेपी के पास बहुत ही कम समय है अपना सीएम चुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कम समय है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस पर ही बीजेपी जो है दाव लगाएगी। हाँ, ये चीजें क्लियर है। और जो अभी जो रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं दोस्तों, उसमें जो सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है कि अभी तक 288 सीटों में से एक तरह से 131 सीटों पर जो है लीड कर रही है बीजेपी अकेले अपने दम पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरीके से देखा जा रहा था, एक तरह से आपने देखा होगा कि ओवैसी हो गए, तो ओवैसी जो है महज 2 सीटों पर अभी आगे चल रहे हैं, जो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना पूरी तरह से जनता का जो मिजाज है वो बीजेपी की तरफ गया है, और बाकी सारी पार्टियों का सुपड़ा जो है पूरी तरह से साफ हो गया। आपने देखा होगा कि 15 मिनट का नारा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, उसके बाद फिर ये सारे मामले आए थे, लेकिन ये चीजें जो है कहीं भी नजर नहीं आ रही। और देवेंद्र फडणवीस जो है अब ये बयान दे रहे हैं कि ये जो जीत है वो महायुति की जीत है, मतलब कि वो महायुति की बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब जो भी एकजुट है। लेकिन अंदर में जो चीजें चल रही होगी वो चीजें जो समझ में आ रही है, देखिए
एकनाथ शिंदे जो है कहीं ना कहीं उनके चेहरे से भी घबराहट झलक रही नजर आ रही है। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें उनकी तो उनके चेहरे से कहीं ना कहीं झलक रहा है कि उम्मीद थी कि शायद दोबारा मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे आए हैं और भाजपा इतनी ज्यादा सीटों पर आ गए, इतनी ज्यादा सीटें जीती है, तो इसमें इस सिचुएशन में वो अपनी दावेदारी भी पेश नहीं कर सकते ताल ठोक कर कि नहीं हमने योजनाएं लाए, हमने 5 महीने में काफी मेहनत की, तो हमें ही आगे करना चाहिए मुख्यमंत्री की रेस में। अच्छा, आप से जैसे मतलब आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर लड़ करके आई है, क्या वो सही मुद्दा है? जिस तरीके से नारा दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, ये आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सही था? ये कैसे सही नहीं था? बिल्कुल सही था। बटोगे तो कटोगे, एक तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे यूनिटी की बात की है। वो यहाँ पर कह रही है कि हम सबको, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये सिर्फ ये जो आप बता रही हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, मुस्लिम वर्ड कैसे आप बता रही हैं कि मतलब मुस्लिम कैसे बता रहे हैं? इसके पीछे यही कारण है कि बीजेपी के जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने ये इस नारे को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की है, इस तरीके से कि मुस्लिमों को साइडलाइन किया जा रहा है, बीजेपी यहाँ पर हिंदू तो को आपको एक नहीं करने लगता जा है कि रही है। मतलब कि बीजेपी मुसलमानों को साइडलाइन करती है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अभी मेरी हाल फिलहाल में एक बीजेपी प्रवक्ता से बात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो उनसे मैंने यही सवाल किया था कि ये नारा देकर कहीं ना कहीं जो सेक्युलरिज्म कहा जाता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो इस पर खतरा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हो, मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या जो दूसरी जाति के हैं उन्हें आप कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हो? तो उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था। उन्होंने यही कहा कि ये सिर्फ विपक्ष की सोची समझी चाल है, यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई है कि वो हिंदुओं को कह रहे हैं, वो तो ये बताइए, सबको कह रहे हैं कि सभी जातियों को एक ठीक है, ये चीजें आप कह रही हैं, इतना मतलब सभी को पता है, तो वो किसके बंटने की बात कर रहे हैं? हम अपने सभी भारतीयों के बंटने की बात, भारतीयों के किससे बंटना है? ये चुनाव हो रहा है बाहरी महाराष्ट्र के अंदर, बाहरी शक्तियों से। तो बाहरी शक्तियों का महाराष्ट्र के अंदर में क्या काम है? मतलब आप ऐसे समझ सकते कि बटोगे तो कटोगे, ये क्या, कौन सा महाराष्ट्र के अंदर ये नारा क्यों दिया जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, ये सभी को पता है। भले मैसेज दिया गया है यहाँ पर, अब जिसकी सोच ही नकारात्मक है उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एकता की बात की गई है। देखिए, एकता की बात की गई है, लेकिन किसके एकता की बात की? ये तो आपने बताया जैसे कि आपने किसी से बात की, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, वो हो सकता है उनका अपना एक नजरिया हो। नहीं, अगर आप तमाम बीजेपी नेताओं के इंटरव्यू देखे या सुने उनसे भी, जैसे अभी बीजेपी नेता हैं तो वो तो यही कहेंगे ही, वो थोड़ी ना कहेंगे, लेकिन समझने वाले ये तो अच्छे से समझेंगे ना। बटोगे तो कटोगे किसको दे रहे हैं? वो जा करके किस बात को कह रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर ही कह रहे हैं ना। ये चीजें जो है सोशल मीडिया पर भी फैल रही है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी एक है तो सेफ है, ये नारा क्या है, किसके अगेंस्ट में? कांग्रेस ने बहुत चालाकी से कोशिश की थी कि इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाए, लेकिन उनका ये यहाँ पर काम नहीं आया है। ये भले कोई नारा कुछ तो झारखंड में मतलब काम आ गया। झारखंड पे इस मुद्दे पर ज्यादा चुनावी वो किया ही नहीं गया था, प्रचार प्रसार। यहाँ वो पर मुद्दा वो था ही नहीं। जिस यहाँ पर जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनका जो वो लोकप्रियता थी, जनता ने उन्हीं को ही दोबारा सरकार बनाने की मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है, खास करके चलिए महाराष्ट्र पे ही आते हैं, तो महाराष्ट्र का चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसी वजह है जिसकी वजह से बीजेपी जीती है और कांग्रेस को इतनी करारी हार मिली है? देखिए, बीजेपी हमेशा, जैसे कांग्रेस का क्या रहता है कि वो हमेशा एक ही पैटर्न पर चलती है, एक ही राग अलापती है। जैसे अगर राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वही वो वापस से एक ही एक चीज़ दोहराना कि संविधान खतरे में है, उन मुस्लिमों को टारगेट करना कि भाजपा को मुस्लिमों से खतरा है, मतलब एक ही एक तरह का नरेटिव सेट करती है, जबकि उनको जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए था। हालांकि योजनाएं जो हैं उन्होंने भी लाई थी, लेकिन जिस तरीके से भाजपा चलती है, जो रणनीति भाजपा बनाती है, वो उस फॉर्मूले पे होती है। वो ना सिर्फ एक जाति को टारगेट करने का होता है, वो जमीनी स्तर पर काम से लेकर, चाहे हम हर एक जाति घर घर
हर चीज की जो जरूरत है भाजपा उन सबको साधने की कोशिश करती है, सभी जातियों से लेकर सभी योजनाओं तक। देखिए, जहां तक हमने देखा है कि जितने भी बीजेपी के जितने भी रैली हुए या जो भी चीजें हुई, उसमें अक्सर देखा गया है कि बीजेपी क्या करती है, बीजेपी यही बताती है, हिंदुओं को बताती है कि आपको जो है ना, नहीं, मतलब माफ आपका कीजिएगा, रैली सबके लिए होती है, यहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल करना कि हिंदुओं को बताती है, नहीं, ये चीजें आप गौर करेंगी, जो आप देखेंगी तो फिर लास्ट टाइम में झारखंड के अंदर में टोपी पहने हुए और वो जो घुसते हुए दिखाया गया था, क्या वो सही था? जिस तरीके से ये तो साफ सीधे तौर पर दिखाया जा रहा था कि जो आपके गलत घरों है में घुस उसको रहे हैं। लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। नहीं, लेकिन जहां गलत लेकिन होता ये है वहां समझने कार्रवाई वाली भी बात की है ना, जाती तो इस चीज से तो समझा जा सकता है ना कि क्या नैरेटिव चल रहे हैं या क्या चीजें चल रही है। आप ऐसे भी समझ सकती है ना कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है कि कोई ये नारा दे रहा है कि दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, या फिर एक है तो सेफ है। तो ये डायरेक्ट जो है ना, एक तरह से जो कहा जा रहा है कि एक तरह से जो सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों से खतरा है। किसको खतरा है? हिंदू को खतरा है। क्या खतरा है? देखिए, नारेबाजी यहाँ पर हमें नहीं लगता, या फिर अगर राजनीतिक विश्लेषकों से भी पूछे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नारे के थ्रू ही मतलब एक बड़ा कारण रहा होगा भाजपा की। अक्सर आपने ये देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा, नहीं, अक्सर जो देखा गया है कि कहा जाता है कि मुसलमानों से खतरा है। हाँ, क्या खतरा है? वो चीजें जो विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है, तो वो जो दिखाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या खतरा है? यहाँ खतरे की बात नहीं हो रही, यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो नारे आप जिसने बोला कि बटोगे तो कटोगे, खतरा है, ये इस तरह से कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ विपक्ष की बयानबाजी है, वो ये इस तरीके से पेश करना चाह रहे हैं, खतरा नहीं है। ये ऐसे कुछ जो है कुछ लोग हैं, लेकिन उसका भाजपा से ताल्लुकात नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। भाजपा जो है वो जमीनी स्तर पर काम करती है। भाजपा जो है उसके पूरा एजेंडा सेट रहता है, 5 महीने पहले से पूरी रणनीति के साथ वो तो तैयार फिर आखिर झारखंड के अंदर क्यों हारी ये चीजें? झारखंड के अंदर आखिर कौन से ऐसे फैक्टर रहे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से बीजेपी हार गए? जबकि बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन उनके साथ थे, तब भी हार गए। ऐसा माना जा रहा था कि चंपई सोरेन के आने के बाद कि पूरी तरह से जेएमएम की मिट्टी पलीद हो जाएगी, मतलब कि वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी हो सकता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, लोगों की सहानुभूति कहीं ना कहीं उनके प्रति रही होगी। यही एक बड़ी वजह भी कह सकते हैं कि वापस से जनता ने, अगर ऐसा होता झारखंड की जनता के कि उसके अगर मान लो किसी एक तरीके से जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, तो जनता के मन में ये आना चाहिए ना कि हम किसी कैदी को या किसी अपराधी को घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसे कैंडिडेट को वोट क्यों करें। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उनके प्रति एक हमदर्दी होगी, और उनकी पत्नी जो है उन्होंने भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया है इसको लेकर के, तो ये हमदर्दी भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है झारखंड में जेएमएम की जीत का। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर में राहुल गांधी कहां चूक गए? ये एक बड़ा पॉइंट बनता जा रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि मतलब आखिर राहुल गांधी कहां चुके? क्या आपको ये नहीं लगता है कि वो जिस तरीके से एक ही मुद्दे को खींचते रहे हर जगह, संविधान से जो एक नरेटिव सेट होता है ना, कांग्रेस ने एक नरेटिव सेट कर रखा था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन सिर्फ एक बिंदु पर या एक पॉइंट पर हम पूरा चुनाव नहीं जीत सकते। हमें हर तरीके से, हर एंगल से, हर जाति को वो काम करके भी, जातियों को साध कर भी हर तरीके से काम करना पड़ता है। सिर्फ हर रैली में एक संविधान पे खतरा, संविधान पर खतरा, ये बार बार बोलने से चुनाव नहीं जीता जाता है। और इसी तरीके से हमने हरियाणा चुनाव में भी देखा था, उन्होंने बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया था, फिर भी हरियाणा में चुनाव कांग्रेस हार गई। जी जी जी, बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को हार मिल रही है, मतलब हार रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि कांग्रेस एक तरह से हवाई में थी पूरी तरह से? इस बार के चुनाव देखकर कहीं ना कहीं मुझे वो चुनाव याद आ रहा है जहां पर ये कहा जाता था कि भाजपा की आंधी है। नहीं लगता जिस तरीके से भाजपा को सीटें आई है इस बार के चुनाव में, वो फिर से एक ऐसी आंधी है जो सबको उड़ा कर ले गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें तो कही जा सकती है कि इसको उड़ा दिया गया है, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल जो ईवीएम को लेकर के भी उठ रहे हैं और इन चीजों को भी लेकर के उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप?
ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उससे पहले भी हरियाणा चुनाव में भी यही सेम पैटर्न हुआ, चुनाव नतीजे आए, जबकि पहले कहा गया था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। जी जी। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज हुई कि हरियाणा में जब चुनाव हार गई कांग्रेस, तो हार का ठीकरा जो है वो अपना ईवीएम पर फोड़ने लगे। और उसके बाद जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी बयान आने लगे हैं। अभी तो सिर्फ कुछ ही नेताओं के बयान आए हैं, जिनमें फहाद अहमद, स्वरा भास्कर जो उनकी बीवी है, और इसके साथ ही संजय राउत का बयान आया है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग पहले ही सफाई दे चुका है। उस पर उन्होंने एक बड़े से नोट में एक साइंटिफिक रीजन दिया है कि क्यों पूरी वोटिंग खत्म होने के बाद भी ईवीएम की जो चार्जिंग है वो 99% रहती है। तो आपको वो उन्होंने एक साइंटिफिक रीजन दिया था कि मशीन के अंदर एक इनबिल्ट रहता है। ऐसा नहीं होता कि वोटिंग खत्म होने के बाद, जो ये मोबाइल फोन की तरह नहीं है कि एक बार चार्ज कर दिया तो धीरे धीरे घटता जाएगा। चुनाव के दौरान हमने ये देखा था, बहुत सारी चीजों को गौर किया था, तो अक्सर जो है राहुल गांधी कटाक्ष करते हुए कहते थे कि सारे प्रोजेक्ट को, जो भी महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट हैं, उसको गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है, गुजरात भेजा जा रहा है, अडानी को सारी चीज़ें दे दी जा रही है, और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे। तो ये सारे जो इल्ज़ाम थे, किसी पे भी जनता ने वोट नहीं किया। मतलब जनता ऐसा कैसे, मतलब ये चीज़ें थोड़ा डीप समझने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में जो जनता, जो जिसमें 48 सीट में से 23 सीटें बीजेपी के पास थी, 23 से सीधे लुढ़क करके 9 पे आ गई। जनता ने ही पहुंचाया ना। विधानसभा की सीटें छोड़ दीजिए, आप एमपी की सीटें देखेंगे तो सीधे 9 पे आ गई। 14-15 सीट का नुकसान बहुत बड़ी बात होती है, एक स्टेट के बराबर है। तो कम से कम इतना जो नुकसान हुआ, और उसके ठीक 5 महीने के बाद जो है कि बीजेपी धुआंधार वापसी नहीं की है, डायरेक्ट आखिरी बॉल पे छक्का मारी है, ऐसा वाला रहा है। हाँ, मैदान मतलब कि कांग्रेस को पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया। तो इस पर जो है मेनली कांग्रेस को ने जो इल्जाम लगाए थे, उस पे जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? कांग्रेस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लगातार जो अपना वर्चस्व है ना खोती जा रही है। जैसे कि भाजपा और कांग्रेस, माना जाता था कि वो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस है, कांग्रेस पर लोगों का भरोसा है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। यूपी की अगर हम बात करें तो जैसे भाजपा यूपी हारी थी, तो लगातार कहीं ना कहीं यूपी के उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 9 में से आपने देखा होगा 6 सीट जो है, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि जब लोकसभा चुनाव था, जब यूपी हारी थी, तो कि कांग्रेस जो है वापस अपना विश्वास बना पा रही है या फिर लोगों तक पहुंच पा रही है। लेकिन बैक टू बैक अब बात करें हरियाणा चुनाव की, इतने शानदार प्रचार के बाद राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे थे, चाहे वो जलेबी हो या कितने भी फैक्टर उन्होंने लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां से हारी। तो जो विश्वास एक बना था कि चलो अब फाइनली कांग्रेस कमबैक कर रही है, लेकिन अब जैसे कि महाराष्ट्र में देखा, इतनी कम सीटें कांग्रेस को आई है। अब आप जिक्र कर रहे थे उपचुनाव का, तो उपचुनाव में भी यही सिचुएशन सेम देखी जा रही है। तो भाजपा उपचुनाव में जो एक धब्बा लगा था भाजपा में कि यूपी जो है भाजपा के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है, वो फिलहाल जो वो चीज है वो वापस से भाजपा उपचुनाव में मेंटेन कर रही है। लेकिन एक चीज और है कि जो चीज हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की जो सीट है, आज वहां भी काउंटिंग हो रही है, और प्रियंका गांधी जो है वो वायनाड से जीतती हुई नजर आ रही है, 1 लाख वोटों से ज्यादा से आगे चल रही है। तो ऐसी क्या वजह है कि वहां से प्रियंका गांधी जीत रही है? देखिए, भाजपा को अभी भी बहुत समय लगेगा दक्षिण राज्यों में जमीनी स्तर पर अपना वर्चस्व बनाने में। उसको अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अगर हम चुनावी देखें या लोकसभा में भी देखें तो भाजपा धीरे धीरे एक एक करके अपनी सीटें बढ़ा रही है। लेकिन फिलहाल अभी भी अगर हम दक्षिण राज्यों की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं फिलहाल अभी या तो रीजनल पार्टीज पर भरोसा करते हैं या कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पर। नहीं, अब सबसे बड़ी बात है, एक चीज जो गौर करने वाली बात है, जो दिलचस्प बात है, सोशल मीडिया पर जो अभी चल रहा है, वो डायरेक्ट जो है अब इसकी वजह मान रहे हैं संजय राउत को। जिस तरीके से जीत की वजह मानी जा रही है एक तरफ में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में, तो वहीं यूटीबी में जो संजय राउत हैं उनको वजह बताया जा रहा है कि उनकी वजह से जो है ना कांग्रेस का और एनडीए का, मतलब इंडिया गठबंधन का जो ये हाल हुआ है, महाविकास अघाड़ी का, वो संजय राउत की वजह से हुआ। इस पर तमाम मैंने मील्स भी देखे थे कि
संजय राउत एक अकेले शख्स हैं जो बीजेपी की जीत की वजह बने हैं, वो सीक्रेटली बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अभी मैं बहुत सारे- सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे जो संजय राउत को बता रहे थे कि संजय राउत ने सिंगल हैंडेडली बीजेपी को महाराष्ट्र में जिताया तो है। क्या लगता है कि वो जो है संजय राउत एक तरह से बी टीम में है क्या? नहीं, ये सिर्फ ये कहने की बातें हैं, बी टीम में नहीं है, लेकिन ये हो जाता है उनके बयानों से। संजय राउत का अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा है, वो हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं, अटैकिंग मोड में रहते हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा को ही फायदा पहुंचा देता है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि जहां भी जाते हैं वो काटते हैं, ये ऐसा माना बोलने जाता के लिए कहा जाता है, बोलने को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस का जैसे कांग्रेस इल्जाम लगाती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में AIMIM पर, लेकिन सभी पार्टियों पर ऐसे इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा कि अभी जो चल रहे हैं, अभी के जो हालात हैं, वो साफ सीधे तौर पर आपको एक इसमें समराइज्ड वे में हम बता देते हैं कि झारखंड के अंदर 81 सीटों पर 55 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन है, और वहीं एनडीए जो है वो महज 25 सीटों पर है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि झारखंड के अंदर में कांग्रेस की बंपर जीत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी ने चौका नहीं मारा है, बल्कि लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया है, और वो भी ऐसा छक्का मारा है जो स्टेडियम से सीधा पार, मतलब अकेले ही जो है 145 के आंकड़े को छूने के कगार पर पहुंच करीब आ गई है। बात करें अभी हम अगर सीधे आंकड़े दिखाए तो जो भाजपा है उम्मीद से कई ज्यादा सीटें अपने खेमे में लेकर आई है। हाल फिलहाल अगर हम देखें तो 132 सीटें जो हैं भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है, जैसा कि उम्मीद जताई गई थी एग्जिट पोल्स में भी कि जो सीटों का आंकड़ा रहेगा महायुति को लेकर वो 150 या ज्यादा से ज्यादा 170 तक का दिखाया गया था, लेकिन अब हम जैसे कि आंकड़ा देख रहे हैं 227 पर महायुति अभी बनी हुई है, लीड कर रही है। तो मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद।